नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन जारी किया है। तो ये जो बुलेटिन है, वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंधों को लेकर बात की गई है। इसमें कुछ कुछ नए बिंदुओं पर नज़र डाली गई है। तो सबसे पहला उनमें बात की गई कि PM 2.5 मानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का प्रदूषण जो है, उससे हर साल लाखों लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। और ये दक्षिण एशिया और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में इसकी सांद्रता अब भी ज़्यादा है। और इसकी कारण क्या है, यहाँ पर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जंगलों में लगने वाली आग और औद्योगिक गतिविधियाँ इसकी प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट है पोत परिवहन और उत्सर्जन निगम। ये समुद्री ईंधन में सल्फर की मात्रा कम करने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मारपोल जो 6 हुआ है, इसके अंतर्गत सल्फर की मात्रा कम की गई है। लेकिन जो सल्फर की मात्रा कम हुई है ना, इससे सल्फर एरोसोल से शीतलन प्रभाव होता ये है कि सल्फर जब उत्सर्जित होता है तो वो एक प्रकार से शीतलन का काम करता है, कूलिंग देता है पूरे एटमॉस्फेयर को। तो अभी वो सल्फर की उत्सर्जन कम हो रहा है, तो इससे शीतलन प्रभाव कम हो गया है और ग्लोबल वार्मिंग इससे थोड़ा बढ़ा है। लेकिन ये कम क्यों किया गया? क्योंकि इससे भारत मनुष्यों के स्वास्थ्य में खतरा था, ये सल्फर के ज़्यादा होने से, इसीलिए इसको कम करना पड़ा। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन में धरातलीय ओजोन जैसे वायु प्रदूषक प्रदूषण को गर्म करते हैं, जलवायु वातावरण को। फिर रासायनिक अभिक्रिया, बायोजेनिक उत्सर्जन और मानवीय गतिविधियों भी इसे और ज़्यादा बढ़ाते हैं। एरोसोल में देखें तो गहरे रंग के जो एरोसोल होते हैं, जैसे ब्लैक कार्बन एग्जाम्पल है, वो सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं। जबकि चमकीले रंग के एरोसोल जो होते हैं जैसे सल्फेट, जैसे मैंने भी बताया सल्फर, तो ये सल्फेट जो होते हैं ये सौर विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, जिससे अस्थायी रूप से ठंडक पैदा होती है। इसके बाद है कि उत्तर भारत में शीतकालीन कोहरे की समस्या। इस बुलेटिन में यह कहा गया है कि सिंधु गंगा मैदान में मानव गतिविधियों के कारण सर्दी में कुहासा और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जो कि है भी, और कारण इसका यही है कि कोहरा तब बनता है जब नमी वाहनों, उद्योगों व पराली जलाने वाले जलाने से जो निकलता है PM 2.5, उसके कण जब संघनित होते हैं ना, उसी के कणों पर उस पानी की बूंदें संघनित होती है, उसके कारण से कोहरा बनता है। तो वही बोल रहे हैं कि कोहरा संघनन केंद्रक का काम करते हैं ये PM 2.5 कण, और तापमान व्युत्क्रमण इन कणों को फंसा लेता है और घना कोहरा लंबे समय तक बना रहता है, जिससे शहरीकरण, ईंट भट्टे और अमोनिया उत्सर्जन इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। और परिणाम जो है इसके अधिक ट्रैफिक जाम और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अस्थमा होती है। और कोहरे का पानी में मौजूद जहरीले तत्व भी एक प्रकार से चिंता का कारण इसमें कहा गया है। फिर WMO के बारे में भी थोड़ा बताया गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसकी हेडक्वार्टर जेनेवा है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत सहित इसके 187 देश है, जिसमें 6 सदस्य क्षेत्र भी शामिल हैं। और ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच कार्यक्रम ये चलाते हैं, जो पूरी दुनिया में वायुमंडल निगरानी नेटवर्क का एक समन्वय करता है। नाम से पता चल रहा है एटमॉस्फेयर का ये वॉच करेगा, देखेंगे। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री से, एक है कि आत्मसम्मान आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1925 में तमिलनाडु में EV रामासामी ने की थी, जिसे पेरियार भी कहा जाता था। तो पेरियार ने एक तमिल साहित्यिक पत्र, याद रखिएगा, कुंडी अरासू का भी प्रकाशन किया था, और वाइकोम सत्याग्रह में भी पेरियार ने भाग लिया था। पेरियार का नाम क्या था? EV रामास्वामी। नाम याद, कौन सा साप्ताहिक पत्र स्टार्ट किया था? कुंडी अरासू, तमिल साप्ताहिक पत्र कुंडी अरासू। अब देखिए आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है आत्मसम्मान, तो यानी इसकी जाति व्यवस्था को समाप्त करना, तार्किक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और ब्राह्मणवादी पर जो परंपरा है उनका वर्चस्व के विरोध करने पर इस पर केंद्रित था। इसके वितरण के लिए 2 पुस्तिकाओं में किया गया इनके विवरण जो हैं आत्मसम्मान आंदोलन के। एक है नमतू कोरिकुल और एक है तिरावियल कालक लेइलम। इसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें महिलाएं भी जुड़ी हुई थी, जिसमें 2 प्रमुख महिलाएं हैं, अनाई मीनामबल और एक है वीरामल। तो ये 2 जो महिलाएं हैं ये आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़ी है। कौन? अनाई मीनामबल और एक है वीरामल। तो देखिए इस आंदोलन की विशेषता कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बोला गया कि आत्मसम्मान विवाह को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें बिना पुजारियों के विवाह को प्रचलन किया गया और जिसकी कानूनी मान्यताएं भी दी गई थी इसे। फिर है सामाजिक उत्थान में देवदासी प्रथा, जातिगत भेदभाव और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंधों का इन्होंने विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। आत्मसम्मान सम्मेलन, जैसे 1929 में पेरियार ने
चेंगलपट्टू में प्रथम प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया और जिसकी अध्यक्षता WPA सौदर पांडियन ने की थी। इन्होंने गैर ब्राह्मणों के बीच गरिमा और राजनीतिक जागरूकता पैदा की और तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति और कल्याणकारी शासन की भी इन्होंने नींव रखी है। तो याद रखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन थे, है ना। नेक्स्ट है SIA रिपोर्ट के तहत ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड के लिए भूमि अधिग्रहण लाभकारी पाया गया। तो इसमें बोल रहे हैं कि एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो था, उनके द्वारा तैयार की गई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ग्रेट निकोबार ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड परियोजना के लिए आदिवासी आरक्षित क्षेत्रों के तहत आने वाली 130 हेक्टेयर भूमि का उपयोग जो किया जाने वाला है उसका ये मतलब तैयार किया गया था। तो इसमें देखिए बोला गया है कि सामाजिक प्रभाव आंकलन के बारे में तो सबसे पहला है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2007 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आंकलन जो है वो नीतियों, योजनाओं, विकास कार्यों तथा परियोजनाओं के कारण जो किसी भी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन या उत्पन्न सामाजिक परिणामों के बारे में अनुसंधान करना, योजना बनाना, उनका प्रबंधन करना इसमें शामिल होता है। इसमें भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, ये अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए एक सामाजिक प्रभाव आकलन तथा एक सामाजिक प्रभाव प्रबंधन तैयार करना अनिवार्य है और ये सरकारी उपयोग या सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक उद्देश्य कोई भी हो, उनके लिए निजी अधिग्रहण सभी पर यह लागू होता है। मतलब आपको सामाजिक जो ये है प्रभाव आकलन है ये करना मस्ट है। नेक्स्ट है विकास के कारण जनजाति विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि देशज आबादी यहाँ जब निवास करती है उनको ये खतरा होता है। फिर बोल रहे सरदार सरोवर बांध परियोजना या फिर केन बेनवा नदी जोड़ो परियोजना, इनके कारण विस्थापन ज़्यादा हुई है। फिर इसका प्रभाव यही होता है कि आजीविका को नुकसान पहुँचता है, सांस्कृतिक क्षरण, मनोवैज्ञानिक पीड़ा पहुँचती है और सामाजिक विघटन इसका एक प्रकार से प्रभाव के रूप में देखा जाता है। और पुनर्वास के लिए रेफ्टलर अधिनियम 2013 जैसी नीतियों के माध्यम से पुनर्वास किया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया ये वाला भूमि अर्जन पुनर्वास 2013 ये वाला जो एक्ट था उसके माध्यम से पुनर्वास किया जाता है। फिर इसमें बोल रहे हैं कि विस्थापन और पुनर्वास से परे एक समग्र दृष्टिकोण भी शामिल है, जैसे सशक्तिकरण और स्वशासन यानी पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम यानी पेशा 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभाओं को भूमि एवं संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। इसके बाद है एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ इसके बाद जो बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी पहले शुरू की गई है। आजीविका विविधीकरण के लिए वन धन विकास केंद्र जैसी योजनाएं गौण वनोपजन के लिए मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा दिया गया है। और PM जनमन एक योजना तो चल ही रही है जो कि आदिवासियों के समग्र विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 का अनावरण किया और यह 15 वर्षीय योजना सशस्त्र बलों के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण के लक्ष्यों के बारे में जानकारी देता है और जिसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी विकास हेतु दिशा देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो देखिए इसकी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं पर। तो इन्होंने सबसे पहला कहा है कि युद्ध की तकनीकी प्रभाव, तो जैसे बोल रहे हैं कि साइबर ऑपरेशन हो गया, सूचना प्रभुत्व हो गया, स्पेस वॉर और रोबोटिक्स, AI और IT में हुई प्रगति पर युद्ध पर तकनीकी प्रभाव ज़्यादा स्थापित हुई है। फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी पर ध्यान देकर स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण के लिए एक मजबूत सहयोग जरूरी मतलब दिया जा रहा है। इसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, प्रमुख तकनीकी आवश्यकताएं, तो सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, या माइंस बिछाने के लिए AI आधारित स्वायत्त मानव रहित ज़मीनी वाहन यानी UGVs और डीफेक्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आदि इसमें शामिल किया जाएगा। फिर मानव रहित और स्वायत्त प्रणाली, जैसे बोल रहे हैं कि मेल, हेल, RPAs, ड्रोन आधारित माइंस डिलीवरी सिस्टम, ये सभी मानव रहित और स्वायत्त प्रणाली के अंतर्गत आएंगी। फिर है साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉर, जैसे इंटीग्रेटेड EWS सिस्टम, फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिनायबल बबल, ये सभी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉर में आती है। परमाणु प्रतिरोध उपाय यानी विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण, फिर कंटेमिनेशन सिस्टम, फिर आर्म्ड एम्फीबियंस डोजर, और लास्ट में नौसेना प्रणालियाँ जैसे विमान वाहक पोत, अगली पीढ़ी के कॉर्वेट और परमाणु प्रमोदन प्रणालियाँ इसमें शामिल होती हैं। तो ये सभी मिलकर जो है ना एक प्रकार से भारत के आधुनिकीकरण और स्वायत्त आत्मनिर्भरता पर बढ़ावा देगी, जो कि रक्षा मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोडमैप 2025 में प्रस्तुत किया है।
अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वदेशीकरण के लिए भारत में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। तो सबसे पहला है मेक प्रोजेक्ट। तो ये निजी क्षेत्र सहित भारतीय औद्योगिक इकोसिस्टम में अधिक भागीदारी को शामिल करते हुए मतलब आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है, जिसमें मेक 1 सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है, मेक 2 उद्योग द्वारा और मेक 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित। अब देखिए आईडेक्स जो है रक्षा उत्कर्षता के लिए नवाचार, ये 2018 में स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शिक्षा जगत और अनुसंधान और विकास के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देती है। फिर सृजन पोर्टल जो है वो उच्च मूल्य वाले कल पुर्जों को स्वदेशीकरण के लिए एक प्रकार से खरीद बिक्री के लिए ऑनलाइन मंच भी है। नेक्स्ट है हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता पर ICIMOD की रिपोर्ट। तो हिमालयी क्षेत्र अपनी विकास मतलब विशाल स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के लिए मतलब जाना जाता है, लेकिन ये केवल उसका 6% ही उपयोग कर रहा है और इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के बहुत बड़े अवसर अभी भी मतलब अप्रयुक्त हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं। तो 8 देश हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान इसमें शामिल होते हैं। तो ऊर्जा क्षमता की वर्तमान स्थिति और अल्प उपयोग के बारे में अगर तथ्यों को देखें तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि 882 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, लेकिन इसका मात्र 49% ही उपयोग किया जा रहा है, जो कि अधिकतर पार सीमा नदियों से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में 3 टेरावाट की विशाल स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध है, जबकि बहुत कम ही इसका उपयोग किया जा रहा है। एनर्जी मिक्स, इसमें भूटान और नेपाल 100% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, जबकि भारत में 77% विद्युत का उत्पादन अभी भी जीवाश्म ईंधनों से ही हो रहा है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। फिर ऊर्जा संबंधी सहयोग में प्रगति के समक्ष बाधाएं क्या क्या है। तो जलवायु संबंधी जोखिम है, जैसे नदी प्रवाह मार्ग में बदलाव हो रही है, हिमालयी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ हो रही है। फिर मौजूदा और भारी जल विद्युत परियोजनाओं में लगभग 2/3 को खतरा है जनसंख्या को। फिर बोल रहे हैं कि आर्थिक और वित्तीय बाधाएं में उच्च लागत, कम निजी निवेश तथा जीवाश्म ईंधन के आयात पर अत्यधिक निर्भरता, ये सभी जो है एक प्रकार से रुकावट का काम करते हैं। फिर वित्त पोषण और अवसंरचना की कमी, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन, नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान और प्रौद्योगिकी की कमी भी एक प्रकार से इसमें और ज़्यादा मतलब इसके रुकावट में ऐड हो जाती है। फिर बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के लिए क्या क्या सिफारिशें की गई है। तो सीमा पार व्यापार को मजबूत करना चाहिए, सार्क और बिमस्टेक के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना चाहिए, गोल्फ और बाढ़ के चरण मौसमी घटनाओं से सुरक्षा संबंधी उपायों को शामिल करना चाहिए, बड़े बांधों के अलावा सौर, पवन, लघु जल विद्युत और स्मार्ट समाधानों में निवेश, ये सब तो नॉर्मल है ना, निजी कंपनियों में शामिल करके। फिर बोल रहे हैं कि ये नवाचार को बढ़ावा देंगे, वैश्विक जलवायु निधियों का उपयोग, ग्रीन बॉन्ड्स जैसे साधनों का उपयोग, है ना। नेक्स्ट है कि तकनीकी कंपनियों को AI के विकास में बौद्धिक संपदा अधिकारों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बोल रहे हैं कि एप्पल जो है एप्पल को कॉपीराइट उल्लंघन का मामला को लेकर मुकदमा दायर किया गया है एप्पल पर। तो देखिए बोल रहे हैं कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो उनके परिवर्तन में कानूनी और नैतिक चुनौतियाँ इसमें प्रस्तुत हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो AI जनित कंटेंट पर IPR प्रवर्तन से संबंधित चुनौतियों में देखें तो बिना किसी अनुमति के कॉपीराइट के अधीन आने वाले लेखों का उपयोग करना कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन AI के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI के विकास एवं डेटा से मुक्त प्रभाव को प्रभावित कर सकता है, तो ये बताया गया है। लेखक का स्वामित्व बोल रहे हैं कि इस पर बहस चल रही है, क्या AI को नवाचारों का लेखक या निर्माता माना जा सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका ने डाबूस नामक AI टूल को आविष्कारक के रूप में मानकर एक पेटेंट जारी कर दिया है, जो कि इसमें बहस में एक प्रकार से बहुत जल्दी फैसला लेना माना जा सकता है। AI सिस्टम की पेटेंट प्राप्त करने की योग्यता जो है वो AI जनित लेख की मौलिकता का भी पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है, तो कैसे पेटेंट दे सकते हैं। नैतिकता की अगर हम लोग बात करें तो बोल रहे हैं कि IPR में AI क्षमताओं को बढ़ावा देना मानव बुद्धि की मौलिकता को चुनौती भी देता है और मानव की रचनात्मकता को संभावित क्षरण का भी कारण बन सकता है। तो संभावित कानूनी प्रावधान में भारत की अगर हम लोग देखें तो भारत में है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, जो कि कंप्यूटर जनित लेखों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनका लेखक मानते हैं। हालांकि गैर मानव समकक्ष यानी सॉफ्टवेयर या AI सिस्टम को लेखक का दर्जा नहीं दिया गया है। संसदीय स्थायी समिति की भी सिफारिश है, बोल रहे हैं कि संसदीय स्थायी समिति ने बोला है कि
GDPR के रूप में AI आधारित आविष्कारों की सुरक्षा के लिए एक अलग श्रेणी शुरू करनी चाहिए और पेटेंट एवं कॉपीराइट कानूनों की भी समीक्षा करनी चाहिए। जबकि वैश्विक में देखें तो यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड ने कंप्यूटर जनित लेखों को भी कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनका कोई मानव निर्माता नहीं होता है। अब नेक्स्ट खबर की हम लोग देखते हैं। अब स्मॉल प्रीलिम्स फैक्ट आएंगे तो बोल रहे हैं कि इसमें तालिबान प्रबंधित समिति यानी तालिबान सैंक्शन कमेटी जो है वो तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के कारण रद्द हो गई है। तो यही तालिबान प्रतिबंध समिति जो है ये 2011 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पहले 1267 समिति थे, इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें पहला था अल कायदा प्रतिबंध समिति और एक है तालिबान प्रतिबंध समिति। अब नेक्स्ट चलते हैं व्यास नदी की ओर। तो बोल रहे हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और व्यास नदी जो है इसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी में आई है, व्यास नदी के कारण ही आई है। तो इसकी उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के दक्षिणी ढलान कुल्लू के पास व्यास कुंड से होती है। 470 किलोमीटर बहने के बाद पंजाब की हरीके में सतलुज नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों में बैन, बाणगंगा, लूनी और उहल है और कुल्लू और कांगड़ा घाटियों का ये निर्माण करती है। और इसका प्राचीन नाम जो था, जो ऋग्वेदिक ग्रंथों में पाई जाती है, उनका नाम है विपाशा, है ना। अब नेक्स्ट खबर की हम लोग चलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अभी यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस की NPCI ने सीमा बढ़ा दी है और ये सीमा जो है ये अब 10 लाख रुपए तक हो जाएंगी, लेकिन ये केवल व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर ही होगा। व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपये प्रतिदिन तक ही सीमित है। नेक्स्ट है UPI के बारे में देखें तो ये त्वरित भुगतान प्रणाली प्रोटोकॉल है। NPCI ने इसे 2016 में बनाया था और एकल क्लिक 2 स्तरीय सत्यापन पर काम करती है। एमपॉक्स की अगर हम लोग देखें तो बोल रहे हैं कि WHO ने अफ्रीका में अब एमपॉक्स का प्रकोप जो है वो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं माना है और ये वायरल जूनोटिक रोग होता है जो कि मॉन्की पॉक्स वायरस यानी ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस के संक्रमण से फैलता है और ये संक्रमित व्यक्तियों, जानवरों, संक्रमित वस्तुओं के निकट संपर्क में आने से होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है क्लैड 1, तो ये मध्य अफ्रीका में पाया जाता है जो कि अधिक गंभीर है, और जो क्लैड 2 है ये पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। 2022 से इसका वैश्विक प्रकोप चला है और ये हल्का और कम घातक हो रहा है, मतलब होता है। ये समय जो है ना बीमारी का जो रूप लेने में समय ये लगाता है 5 से 21 दिन लगाता है। 2022 में इसको WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया था और अभी तक इसका कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं अंगीकार 2025। तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू की थी। तो ये शुरू की थी नहीं की है, और इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत 2024 में हुई थी, जिसका उद्देश्य हाउसिंग फॉर ऑल विजन था। तो देखिए अंगीकार जो योजना है, अंगीकार अभियान, ये 2 महीने का लास्ट माइल जन जागरूकता अभियान है। मतलब वही बोलेंगे कि आप लोग जन जागरूकता फैलाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, ग्राम प्रधानमंत्री इसके लिए क्या, एक सेकंड, आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ये जन जागरूकता फैलाएंगे। कौन? ये अंगीकार 2025। नेक्स्ट चलते हैं स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क। तो भारतीय बैंकों ने स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क ISO 2022 को तेज़ी से अपनाया है। तो बस इतना याद रखिएगा, ISO 2022 किससे संबंधित है? स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क के तहत। तो देखिए ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन इसका नाम है। 1973 में इसको स्थापित किया गया था 15 देश और 1939 बैंकों द्वारा। बेल्जियम में मुख्यालय है और ये सीमा पार वित्तीय संचार को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाता है। इसमें रशिया को बैन कर दिया गया था, है ना, जब यूक्रेन पर आक्रमण किया था। तो देखिए WHO की आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची अभी अपडेट हुई है, संशोधित हुई है और इसमें कैंसर, मधुमेह और मोटापा के लिए नए उपचार शामिल किए गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली के लिए न्यूनतम आवश्यक दवाओं का एक रजिस्टर तैयार करते हैं इसके अंतर्गत, जो कि उच्च प्राथमिकता वाली दवाओं की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। और ऐसी पहली सूची 1977 में प्रकाशित की गई थी।
नेक्स्ट है फंक्शनल जीनोमिक्स। ये कैंसर के इलाज में सुधार ला रही है और ये दिखाती है कि कोशिका के भीतर आनुवांशिक भिन्नताएं कैसे कार्य करती है, जिससे हानिकारक या गैर हानिकारक म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की सहायता करने में मदद मिलती है और इसका कैंसर के इलाज में सुधार हो रहा है इस कारण से। ये बोल रहे हैं कि फंक्शनल जीनोमिक्स होता क्या है, तो जीनोम और उसके उत्पाद जो हैं यानी आरएनए और प्रोटीन जो है वो कैसे कार्य करते हैं, आपसी अंतरक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न जैविक प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब का बात करता है फंक्शनल जीनोमिक्स। और इसका उद्देश्य भी होता है जीनोटाइप और फेनोटाइप के बीच संबंध को समझना। जीनोटाइप तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जीनोम यानी आरएनए डीएनए, और फेनोटाइप का मतलब होता है वैसे लक्षण जो बाहर व्यक्ति के दिखाई दे, जैसे कद, आंखों का रंग, रक्त समूह, वो है फिनोटाइप। लास्ट है फिनलैंड, यानी फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी। थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर फिनलैंड है, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। इसके आसपास कौन से बॉर्डर हैं, स्वीडन है, रशिया है, फिर यहाँ से देखिए एक बाल्टिक सी भी है, यहाँ है आर्कटिक ओशन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि फिनलैंड जो है ना अभी इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाले देशों में सूची में शामिल हो गया है। दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी और बाल्टिक सागर है। यहाँ पे सर्वोच्च शिखर माउंट हल्टी है और देश का 1/3 भाग आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित है। बस इतना ही था आज का करंट अफेयर्स। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।